सबसे पहले तो मैं महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट का धन्यवाद कहूँगा कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया उनने। नमस्कार, MGICS के इंटरव्यू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। ज़िंदगी में जीतने के हर किसी का अपना एक अलग अंदाज होता है। कुछ लोग तमाम कोशिशों और लंबे संघर्षों के बाद सफलता तक पहुंचते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो पहले ही प्रहार इतनी ईमानदारी और कड़ी मेहनत के साथ करते हैं कि कामयाबी के रास्ते में आने वाली समस्त चुनौतियों को दूर कर सफलता की एक नई कहानी लिखते हैं। इसी कड़ी के साथ हमारे साथ मौजूद है सौरभ। सौरभ, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। कैसा लग रहा है सौरभ, आपको सफलता में आपने पहला स्थान प्राप्त किया है? सर अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऑब्वियसली बहुत अंदर से खुशी हो रही होगी आपको। यस सर, यस, बहुत। परिवार वाले भी बड़े प्राउड फील कर रहे होंगे। बिल्कुल सर, अभी तो घर परिवार में बहुत खुशी है। अच्छा, आपको ये अंदाज़ा था कि आपकी पहली रैंक आएगी, या बाकी छात्रों की तरह आपके मन में भी ये दुविधा या संशय था कि होगा या नहीं होगा सिलेक्शन? हाँ सर, पहली रैंक का तो नहीं ये था कि हो जाएगा, पहली रैंक आएगी। लेकिन ये ज़रूर था, मेरे मार्क्स इतने थे कि मुझे लग रहा था कि सिलेक्शन हो जाना चाहिए। हाँ। बाकी सीटें कम थी तो थोड़ा तैयारी को लेकर आप आश्वस्त थे? हाँ, तैयारी को लेकर आश्वस्त था, लेकिन डर तो होता है, सबको होता है, क्योंकि सीट्स कम होती हैं इसमें। हाँ, लेकिन कुछ लोगों के अंदर ये विश्वास इसलिए और ज़्यादा मजबूत हो जाता है कि उनके पास कंटेंट अच्छा है, उनकी मेहनत अच्छी है। हाँ। तो मेरे ख्याल से आपके साथ भी ये सब रही होंगी। कंटेंट अच्छा तो मानता हूँ कि है अच्छा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसमें ये लोक सेवा आयोग के जो पेपर हैं या जो भी है प्रोसेस है पूरी, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। तो केवल तैयारी तो नहीं मानूंगा मैं। बाकी कौन कौन से फैक्टर आप देखते हैं कि ये भी इम्पोर्टेंट है आपका? मैं अगर बताऊं एक चीज़ कि जो इस चीज़ में फैक्टर काम करते हैं, वो आपकी रूटीन भी फॉलो करनी। रूटीन जो होती है ना, वो बहुत काम करती है आपकी। आप क्या रूटीन कर रहे हैं, आप किस दिशा में मेहनत कर रहे हैं। मेहनत बहुत हो सकती है, लेकिन आपकी मेहनत किस दिशा में जा रही है, सही है या नहीं है। ये वाला आपके घर वाले जो हैं वो आपका कितने सपोर्ट में है। हाँ, एक्चुअली मैंने भी ये लाइन कहीं पढ़ी थी कि एक UPSC या MPPSC के स्टूडेंट के जीवन में सफलता में जितना योगदान स्वयं का होता है, उससे कई गुना ज़्यादा उसके परिवार वालों को भी होता है। कि जब तक वहाँ से मॉरल सपोर्ट नहीं मिलता तो कामयाबी शायद उतनी अच्छी नहीं मिल पाती या समय पर नहीं मिल पाती। बिल्कुल सर, केवल घर नहीं, घर परिवार के अलावा आपके दोस्त, दोस्त भी यार, आपका जो भी सर्कल है, अगर वो आपके सपोर्ट में है, क्योंकि एक ना एक दिन ऐसा आता है कि भाई दुनिया आपको ताने मारने लगती है। तब आप संभलते हैं, क्योंकि आपके घर वाले जो हैं, आपके मित्र हैं, यार हैं, वो आपको कॉल करके देते हैं, अरे हो गया यार, देख लेना, अगले बार देख लेना, क्या ही रखा है अभी करो। तो छोटी छोटी बातें बड़ा निराश कर देती हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं मोरल जो सपोर्ट होता है ना, वो आपके घर से। घर वालों को कभी कभी दुख तो होता है, लेकिन जो दोस्त होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करते हैं। तो ये भी होना चाहिए, फ्रेंड सर्कल अच्छा होना चाहिए आपका, वो निराशावादी ना हो। अच्छा, आपने बचपन से सोच रखा था कि आपको MPPSC या सिविल सर्विसेज में ही करियर बनाना है, या इस सफलता की कहानी कहीं और से शुरू होती है? सर बचपन में तो नहीं सोचा था, क्योंकि हम जहाँ से आते हैं वहाँ पता भी नहीं था कि MPPSC कुछ होता है। तो ये तो जब हम 12th करके यहाँ आए हैं, तो वैसे 12th के बाद हमें समझ में नहीं आता क्या करें, क्योंकि सबसे पहले मुझे एनिमेशन करना था। अच्छा। तो हुआ ये कि एनिमेशन उस टाइम पे जो है एक नया सब्जेक्ट था, तो घर वालों को वो नहीं पता था क्या होता है। तो उन्होंने बोला नहीं, ये सब क्या करोगे। फिर दूसरी चीज़ मान भी गए तो बोले कहाँ जॉब करोगे। मैंने कहा यहाँ तो कोई इसके वो नहीं, अपॉर्चुनिटी है भी नहीं यहाँ पे, या तो मुंबई, पुणे ऐसे बड़ी सिटी में जाना पड़ेगा। बोले नहीं यार, कहाँ करोगे, ये घर से दूर, इतने दूर कहाँ रहोगे। तो फिर सोचा अब क्या करें। तो 1 साल यहाँ रहे हैं हम। फिर ग्रेजुएशन के दौरान हमें चीज़ें यहाँ पता चली, थोड़ा यहाँ पोस्टर लगे होते थे इंदौर में, तो जानकारी ली कि अच्छा MPPSC भी होता है। तो जैसे जैसे ग्रेजुएशन का आगे बढ़ा तो मैंने जानकारी ले ली। फिर उसके बाद मैं ग्रेजुएशन के बाद यहाँ से चला गया था, दिल्ली चला गया था। अच्छा, दिल्ली चले गए थे आप? यस। ये प्रिपरेशन के लिए गए थे दिल्ली आप? हाँ, प्रिपरेशन के लिए गया था। ठीक है। तो फिर आपने प्रीलिम्स दिया होगा इसका? हाँ, मैंने 2016 का मतलब 15 में पहला दिया था, तैयारी चल रही थी उस टाइम पे। 15 वाला नहीं निकला था, कुछ 1 या 2 क्वेश्चन से नहीं निकला था यहाँ का। बड़ा अनप्रेडिक्टेबल होता है एक्चुअली। हाँ, वो भी यहाँ का थोड़ा वो था कि डिलीट वाला क्वेश्चन कुछ था, वो थोड़ा दिक्कत हो गया था पहली बार में। और फिर सेकंड टाइम में 16 वाला निकल गया था मेरा। तो 16 वाला मेंस भी दिया था, लेकिन मेंस इतना अच्छा नहीं रहा है। फिर 17 वाला प्री नहीं निकला,
तो बहुत दुख हुआ। हाँ। फिर मैंने सोचा था प्री की तो ऐसा करूँगा, जी जान लगा दूंगा, हाँ। प्री में मैं इतने नंबर लाऊंगा कि साला कितना भी कुछ हो जाए, हाँ। मतलब डिलीट हो जाए, कुछ हो जाए, हाँ। आप इतने नंबर ले आओ कि कोई दिक्कत ही ना निश्चिंत हो। होकर मेंस की तैयारी में आप अच्छे से लग जाए, हाँ। द्वंद्व में ना रहे कि जब बिल्कुल, तक रिजल्ट बिल्कुल। आएगा तब तक क्या करे। तो 2018 का जो पेपर रहा है सबके लिए बहुत टफ रहा है, क्योंकि इसमें एक्ट बहुत आगे थे, हाँ। क्योंकि मेरे 80+ क्वेश्चन सही हो गए थे उस टाइम पे। हाँ। तो मैंने सोच के रखा था जिस दिन मैं तैयारी चालू, 17 वाला जब मेरा नहीं निकला तो मैंने हाँ। तब से ही चालू कर दी थी। हाँ। 18 वाला प्री निकला, मेंस निकला, इंटरव्यू में जाके रुक गया। जब इंटरव्यू में मेरा रुका है तो मैं रात में 12 बजे बैठा था, मैं अकेला रहता था। हाँ। छत पे मेरा रूम था, तो मैं छत पे बैठ के ऊपर देख रहा था, मैंने कहा क्या चल रहा है यार जीवन में, हाँ। कुछ भी नहीं है, 18 नहीं निकला है, अब 1 साल का फिर लंबा इंतजार। हाँ। फिर संभाला कैसे करके, अपनी डायरी उठाई, उसमें लिखा कि यार ये तो गया, हाँ। अब क्या। तो उसके बाद फिर सोचा नहीं यार, अब यहाँ तक आए हैं, हाँ। एक ही स्टेप तो बचा था, हाँ। वो भी क्लियर कर ही लेंगे। तो 19 वाले में लग गए, 19 का प्री भी दिया, निकला, मेंस भी निकला, लेकिन अभी थोड़ी प्रोसेस बीच में अटकी हुई है, हाँ। वो देखते हैं कब तक। अच्छा, अभी आप इंटरव्यू कॉल था आपका 19 के लिए। हाँ हाँ बस। शुभकामनाएं आपको उसके लिए भी बहुत ढेर सारी। थैंक यू। ठीक है, तो इसका अपना जो सोशल जस्टिस में आपका जो प्रथम रैंक आया है, यस इसमें पहली रैंक आई है, तो आपने हाँ। प्रीटी निकाला इसके लिए, फिर हाँ। उसके बाद इंटरव्यू होता है। यस तो फिर इंटरव्यू का अनुभव कैसा रहा आपका, कैसी तैयारी रही उसकी? सर, सबसे पहले तो मैं महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट का धन्यवाद कहूँगा कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया उनने। कुछ ऐसे बारीक चीज़ें होती हैं जो मैंने यहाँ सीखी कि क्या गलतियाँ नहीं करनी होती है इंटरव्यू के दौरान, और बाकी जो है प्रैक्टिस बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो यहाँ मैंने मॉक दिए हैं, वो मेरे लिए कहीं ना कहीं बहुत काम आए हैं। हाँ। तीसरी चीज़ होती है खुद पर वर्क करना। तो मैंने अपने बारे में जो मेरा बायोडाटा रहा है उस पर मैंने सारे क्वेश्चन निकाल के रखे कि भाई ये क्वेश्चन आता है तो मैं क्या आंसर दूंगा। हाँ। फिर मैंने सब्जेक्ट जो था उस पर मैंने वर्क किया कि क्या क्या हो सकते हैं क्वेश्चन। फिर ओवरऑल मैंने सारी अपने आसपास की चीज़ें सारी कवर की। हाँ। और फिर इंटरव्यू ऐसा रहा है कि हाँ, कभी लग रहा था कि बहुत अच्छा जा रहा है, हाँ। जब कुछ क्वेश्चन अच्छे जल बन रहे थे। हाँ। कुछ क्वेश्चन पे डाउट था तो लगने लगता है नहीं यार ऐसा ना हो, बिगड़ गया हो। हाँ। तो वो तो जब तक नहीं आता रिजल्ट तब तक तो यही लगता रहता है कि क्या पता कैसा है। अच्छा, कई सारे छात्रों की जिज्ञासा रहती है कि उनसे इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो सर आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे? मेरा पहला जो क्वेश्चन रहा है वो, क्योंकि मेरे इंटरव्यू के कुछ दिन पहले ही मतलब एक दिन पहले ही एग्रीकल्चर वालों का था। अच्छा। हाँ। तो हो सकता है वो फ्लो में रहा हो, तो उन्होंने मुझसे एग्रीकल्चर के क्वेश्चन पूछे थे कुछ। हाँ। मैंने जवाब दिए थे उसके, ऐसा नहीं था, दिए थे मैंने जवाब, लेकिन उतना संतोषजनक जवाब नहीं था। हाँ। फिर मेरे फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आए, जैसे कि पहला क्वेश्चन था मेहरा जी सर का कि बताइए तिवारी जी कि अपना पूरे भारत में या एमपी में महिलाओं को सबसे ज़्यादा क्या समस्याएं हैं। तो मैंने जो बताया, मैंने कहा सर पहली समस्या तो दिखाई देती है कि जो अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट आई है 5 वाली, तो उसमें दिखाया जाता है कि 52% महिलाएं एनेमिक हैं, लगभग इतनी समथिंग। तो मैंने कहा सर एक तो ये बहुत बड़ी समस्या है। बोले और? तो मैंने कहा सर और एक और समस्या जो में दिखाई देती है इसी रिपोर्ट में आई है कि महिलाओं में कहीं ना कहीं अभी भी बाल विवाह हो रहे हैं। बोले अच्छा हो रहे हैं क्या? मैंने कहा हाँ सर अभी इसमें दिखा रहा है रिपोर्ट में, मुझे उस टाइम याद था कि 16 या 14% है। तो बोले अच्छा ठीक है और बताइए। तो मैंने एक दो और बताई। फिर उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था अच्छा आपको अगर बना दिया जाता है ये, तो आप बताइए इस एनीमिया वाली समस्या जो बताई आपने, इसको कैसे टैकल करेंगे आप? और वो भी ऐसा करना है टैकल कि उनको खर्च ना करना पड़े, ज़्यादा कुछ खर्च ना करना पड़े, अपना हो जाए आसपास से उनका सही हो जाए, दवाई के अलावा। तो मैंने कहा सर इसके लिए क्योंकि गाँव में और सब जगह पर चुकंदर इजीली अवेलेबल हो जाता है, और चुकंदर रिच सोर्स है, तो मैंने कहा सर वो खा सकती हैं वो। ठीक है। बोले तिवारी जी तो ठीक है, लेकिन फिर भी ये सब जगह उपलब्ध नहीं है। अब आप बताओ और क्या दे सकते हैं? तो मैंने कहा सर और जो है पालक खा सकती हैं, वो आयरन का रिच सोर्स है, वही स्टिमुलेट करता है उसके लिए। बोले ठीक है। बोले और बताओ कुछ? तो मैंने बोला आंवला ले सकते हैं सर, आंवला तो हर गांव में उपलब्ध हो जाता है। तो बोले आंवला कैसे, आंवले में क्या होगा? मैंने कहा सर उसमें भी आयरन होता है, तो वो भी ले सकती हैं, वो आंवला का मुरब्बा बना के खा सकती हैं, अचार कैसे भी उनको अच्छा लगे वो कर सकती हैं। बोले ठीक है और बताइए और क्या कर सकते हैं?
तो बोले सर अभी तो मुझे इतना ही याद आ रहा है। मैंने सर से बोला, बोले अच्छा ऐसा तुमने कभी और भी होता है जैसे मंदिरों में मिलता है जो, हाँ उसमें भी भरपूर होता है, उससे बढ़ता है। हाँ, प्रसाद के रूप में जो मिलता है। हाँ। तो मैंने कहा सर प्रसाद में मुझे अभी तो याद नहीं आ रहा। बोले क्या क्या मिलता है? मैंने कहा सर नारियल मिलता है और चिरौंजी मिलती है। बोले और बताओ। थोड़ा हंसने लगे सब मेंबर वहाँ पे कि अच्छा ये क्या बोल रहा है ये। फिर बोले और बताओ और क्या मिलता है? मैं सर कहीं कहीं पंजीरी मिल जाती है। तो बोले और बताओ। मैंने कहा सर सॉरी अभी मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। अच्छा सर, अच्छा सौरभ तो मैं बताऊँ, आपने संतोषी माता व्रत कथा सुनी होगी बचपन में, सुनी क्या? मैंने कहा हाँ सर बहुत बचपन में सुनी थी, क्योंकि मैं 10th से तो बाहर ही रहा हूँ तो मैं इतना वो नहीं रहा है घर पे। बोले अच्छा उसमें क्या मिलता है? मैंने कहा सॉरी सर मुझे अभी बिल्कुल याद नहीं आ रहा उसमें क्या प्रसाद में दिया जाता है। बोले सर सौरभ उसमें गुड़ और चना दिया जाता है। मैंने कहा हाँ सर सॉरी सर, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको भी गुड़ का लड्डू दिया जाता है। बोले हाँ सही है। फिर ये अपने मेहरा जी का क्वेश्चन था। फिर एक बगल में कोई प्रोफेसर बैठे थे, उनने मुझसे क्वेश्चन किए थे कि अच्छा बताओ कि अभी कितने बच्चे कुपोषित हैं मध्य प्रदेश में। तो मैं उस टाइम पे मुझे याद था कि कितने, मुझे अभी तो याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ मैंने जवाब दिया था, फैक्चुअल था। तो मैंने बता दिया कि भाई इतने बच्चे जो हैं कुपोषित हैं। अच्छा उन्होंने बोला कुपोषण कितने प्रकार का होता है, पहले बताओ कुपोषण क्या है और कुपोषण के प्रकार क्या हैं। मैंने बताया कुपोषण के बारे में। फिर प्रकार बता दिए कि भाई स्टंटिंग, वास्टिंग और अंडरवेट होता है। बोले अच्छा ठीक है। फिर उनने मुझसे एक और बाजू से कोई सर थे, उनने मुझसे थोड़ा ये मेरा धागा देख लिया था, जो मेरे दिख रहा था थोड़ा थोड़ा, और मेरी अंगूठियाँ भी दिख रही थी शायद। तो उन्होंने बोला अच्छा तुम इन सब में मानते हो क्या? मैंने कहा हाँ सर मानते हो। तो बोले यार तुम इतना पढ़ाई कर रहे हो, इन सब में मानते हो? तो मैंने कहा सर हाँ मानता तो मैं हूँ, क्योंकि मानने में तो कुछ वो हर्ज है नहीं है। बोले अच्छा तुम मतलब अंधविश्वासी हो? मैंने कहा सर अंधविश्वासी तो नहीं हूँ, अंधविश्वास और विश्वास में एक थोड़ा सा ही फर्क होता है। अच्छा बोले क्या फर्क होता है? मैंने कहा सर अगर मैं ये मान के चलूँ कि इसके बिना नहीं होगा मेरा, तो ये अंधविश्वास हो गया। और अगर मैं ये पहन के आता हूँ ये धागा और ये पहने हूँ, ये मेरा विश्वास है कि भाई कहीं ना कोई है सपोर्ट में। ऐसा नहीं कि मेरा नहीं होगा इससे, तो ये मेरा विश्वास है। तो इससे संतोष थे वो इस जवाब से? हाँ संतोष। नहीं तो कई सारे अभ्यर्थी क्या करते हैं, इंटरव्यू देने जब जाते हैं तो अपने हाथ के सारे धागे निकाल देते हैं, जो भी अंगूठियां हैं उनको निकाल देते हैं कि ऐसा ना हो इन पे सवाल पूछ ले। मेरा मानना है आप नेचुरल। तो आश्वस्त थे कि मैं जवाब दे लूंगा अच्छे से। मैंने कहा कुछ तो क्वेश्चन बनेगा, बोलेंगे और क्या। मैंने कहा दे देंगे जवाब, जब मैं जो हूँ तो हूँ, मैं इसको उतार के नहीं जाऊँगा। एक तुम नेचुरल रहना चाहिए। और मैंने जवाब दिया, अभी उनको संतोषजनक लगा भी इस चीज़ का। और इसके आगे कोई क्वेश्चन बन भी नहीं सकता था, क्या ही बने अब उससे क्वेश्चन। तो फिर ये वाला था। फिर कुछ केस स्टडी वगैरह पूछी थी कि कोरोना काल पे कि कौन सी कहाँ पे सबसे बड़ी केस स्टडी चली थी। तो मैंने बोला कि ये धारा भी अपने वहाँ चली थी मुंबई में। तो उसके बारे में थोड़ा था। हमने पूछा था कि अच्छा बताओ कि क्या मतलब कोई इमरजेंसी कंडीशन आ गई है तो कौन कौन सी वो लगाओगे, टेक्निक लगाओगे। तो वो भी मैंने बताई थी उनको, सोशलोग्राम और एक दो टेक्निक और मुझे इस टाइम याद थी, वो ने बताई। ये तो ठीक रहा है। एक क्वेश्चन पे मुझे थोड़ा ब्लंडर मिस्टेक लगी थी, क्योंकि उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप ये बताइए कि जैसे साइंटिस्ट हैं और जो टीचर हैं, क्या वो सोशल वर्कर हैं या नहीं हैं, समाज कार्यकर्ता हैं या नहीं है। तो मैंने कहा सर वो तो नहीं है। बोले अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है, एक वैज्ञानिक है जो देश के लिए इतने इन्वेंशन कर रहा है, वो सोशल वर्कर कैसे नहीं हुआ। तो मैंने कहा सर वो उसकी ड्यूटी है, ना कि वो एक फ्री रूप में कर रहा है। या टीचर है वो उसकी ड्यूटी है, वो उसको कर रहा है। सोशल वर्कर जो है एक स्किल्ड मैन होता है जिसको व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है उस चीज़ के लिए, तो तब वो सोशल वर्कर कहलाता है। तो बोले अच्छा मुझे लग रहा है कि तुम्हें गलत पढ़ाया गया है। वो टीचर मतलब प्रोफेसर मुझसे बोले। तो मैंने कहा सर सॉरी सर, मुझे तो अभी यही समझ में आ रहा है क्योंकि मैंने तो यही पढ़ा है। फिर एक और जो वहाँ पे बैठे थे मेंबर, उनने शायद उनसे बात चलने लगी दूसरे मेंबर से। उनने बोला सर लड़का बोल तो सही रहा है, क्योंकि ये ऑक्सफोर्ड की जो डिक्शनरी है उसके अकॉर्डिंग यही परिभाषा होती है। तो बोले ऑक्सफोर्ड में चलता होगा, लंदन में, इंग्लैंड में चलता होगा, ऐसे विदेशों में, भारत के लिए तो एलिजिबल नहीं है। बोले सर हाँ लेकिन अब पढ़ाया तो यही जा रहा है, कोर्स में यही दिया हुआ है। थोड़ा वो सपोर्ट में थे, तो ऐसा ठीक रहा है। कहीं कहीं लगा कि भाई ऐसा ना हो कि नंबर कट जाए इस चीज़ पे। बाकी मैंने जितना हो सका आंसर देने की कोशिश की है, फैक्चुअल पे मैं नहीं रुका।
वो मुझे काउंटर कर रहे थे एक क्वेश्चन पे। उनने मेहरा सर जी ने ऐसा किया था, मैंने एक बोला था कि मतलब क्या इस समस्याओं वाले में बोला था कि जैसे कि ये है बाल विवाह हो रहे हैं। हाँ। तो उन्होंने क्या हो रहे हैं कि आप तो सुनाई नहीं देते कहीं बाल विवाह। हाँ। तो मैंने कहा सर बिल्कुल हो रहे हैं। बोला गलत बोल रहा है, तुम कहाँ होते हैं अब बाल विवाह। मतलब ऐसा उन्होंने बोला मुझसे। हाँ। मैंने कहा सर अभी जो रिपोर्ट आई है, मैं तो जो पढ़ के आया हूँ सर, रिपोर्ट में तो यही दिया है कि 14% लड़के और शायद 16% लड़कों के साथ वो उससे अपनी एक जो प्रॉपर एज है, वैधानिक एज है, उससे कम एज पे शादियाँ हो रही हैं सर। बोले हमें सुनाई तो नहीं देता। मैंने सर अभी अपना राजस्थान में वो कोई पर्व होता है, अक्षय तृतीया पर्व होता है, इन सब पे बहुत सारे होते हैं। हाँ। बोले अच्छा तुम बोल रहे हो तो मान लेते हैं, ऐसा उन्होंने बोला था मुझसे। ऐसे चला फिर इंटरव्यू। तो आप जब इंटरव्यू रूम से बाहर निकल रहे थे तो आप आश्वस्त थे कि मेरा इंटरव्यू अच्छा रहा? मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत अच्छा तो नहीं कह सकता हूँ। मैंने फैक्चुअल वाला पोर्शन मेरा बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं तैयार करके गया था। कुछ ऐसे वाले क्वेश्चन थे जैसे ये वाला था अपना कि सोशल वर्कर वाला। इस वाले में मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि इस चीज़ पे वो नंबर काट लें। बाकी तो ठीक लगा था मुझे। और जब तक नंबर नहीं आ जाते तब तक तो वो डाउट रहता ही है कि पता नहीं। आपको सूचना कैसे मिली कि आपका सिलेक्शन हो गया और पहली रैंक आई है? ये बड़ी ट्रेजेडी थी। मेरा एक जो फ्रेंड है, उसने भी दिया हुआ था एग्जाम। तो उसका कॉल आया, मैंने देख लिया था कि आ गया है रिजल्ट। मैं इसको ओपन नहीं कर रहा था। मैंने कहा ओपन नहीं करूंगा मैं, कोई तो कॉल करेगा कि बताएगा भाई तुम्हारा हो गया है या नहीं हुआ है, कुछ भी। कॉल आया, मेरे दोस्त का कॉल आया जो उसने दिया था। बोले यार सौरभ तुमने देखा रिजल्ट? मैंने कहा मैंने नहीं देखा। बोले देखो यार क्या कैसा रिजल्ट आया है ये। मैंने कहा क्या हुआ? मैंने उससे पूछा मैं तुम्हारा हो गया? बोले हाँ यार मेरा तो हो गया। मैंने अच्छा। वो फिर भी नहीं बोल रहा था तुम्हारा हो गया। मैंने कहा मेरा? बोले यार तुम्हारा तो नाम ही नहीं दिख रहा है उसमें कहीं यार। अच्छा। मैंने कहा यार अब क्या ही कहूँ। बोला देखो अपना मेरा देख के बताओ यार कैसे नंबर दिए हैं ये, ऐसा वैसा कैसे नंबर आए हैं। मैं बैठा रहा थोड़ी देर सोचता रहा अब क्या करूँगा। 19 का कुछ हो नहीं रहा है, अभी आगे बढ़ नहीं रहा है। 18 वाला लास्ट पे नहीं हो पाया, अभी टाइम कम बचा है, अब क्या किया जाए जीवन में। मैं 15-20 मिनट बैठा रहा सोचता रहा। तो मैं सोचा यार चलो नहीं हुआ आगे की तैयारी करेंगे 19 की, चलो देखते तो हैं कौन किसके क्या है, कौन सिलेक्ट हुआ है। तो मैंने खोला, जब लिस्ट सिलेक्शन वाली खोली तो उसमें पहला नंबर था मेरा। पहले नंबर पे नाम था। मैं सोचा यार ये क्या है। मैं उसको कॉल लगा, मैं क्या ही देखा है भाई तुमने, रिजल्ट कैसा देखा है? तो फिर उसने बोला यार मैंने तो मार्क्स वाली लिस्ट देखी थी, तुम्हारे नंबर ज़्यादा थे तो मैंने ऊपर देखा, ऊपर तुम्हारा नाम नहीं, नीचे था तो मैंने देखा नहीं। यार सिलेक्शन लिस्ट अलग है, वो मार्क्स वाली देख ली तुमने। घर वालों का एक्सपीरियंस कैसा था जब आपने बताया कि पहले रैंक के साथ हम सिलेक्शन हो गया हमारा? मैंने अपनी मम्मी को कॉल किया था। तो बताया, मम्मी को पहले और दूसरे से मतलब था नहीं। अच्छा। उनका तो ये था कि बहुत लंबा टाइम हो रहा था, बेरोजगारी का ठप्पा उनको ये भी नहीं पता था ये क्या है, एग्जाम कौन सा है, क्या है। MPPSC इतनी जानकारी होती भी नहीं उन्हें। पापा को थोड़ी बहुत जानकारी होती है। तो उनको ये था अच्छा निकल गया तो बहुत खुश थे। चलो ठीक है अब सारे बोझ खत्म हो गए, अब तुमसे वो हो गई, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ऐसा थोड़ी तो रहता ही है, सबके दिमाग में पता चलता है कि भाई बहुत दिन से लड़का है बाहर है, क्या चल रहा है, जॉब नहीं मिल रही है। तो सब बहुत अच्छा लगा सबको। फिर तो सौरभ ये बताइए, एक टॉपर के दिमाग की थॉट प्रोसेस क्या होती है टॉपर बनने के लिए? क्या नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए? कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? अब मैं जैसा मानता हूँ कि जो बच्चा नया आ रहा है उसको एक ओवरव्यू तो चाहिए है सारे सब्जेक्ट का, क्योंकि प्री मेंस फिर इंटरव्यू एक बहुत ब्रॉड चीज़ है, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। जो नया कोई भी बच्चा आता है उसको नहीं पता होता है, तो कोचिंग उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि आप एक ओवरव्यू बनाएं। आपका ओवरव्यू बहुत अच्छा बन जाता है कोचिंग से, फिर वो आपकी मेहनत होती है कि आप उसमें कितना एफर्ट लगाते हैं बाद में। तो कोचिंग ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कहूँगा कि नहीं है, और ऐसा नहीं कहूँगा कि बिल्कुल बहुत ज़रूरी है वो ओवरव्यू बनाने के लिए है। आप कोचिंग नहीं करेंगे, बुक से पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगेगी, क्योंकि ज़्यादा लग जाएगा। आपके पास टीचर है जो आपको गाइड करते हैं, बस इतना है। बाकी तो कोचिंग होना या ना होना वो आपके ऊपर है, आप कितने सक्षम हैं उस चीज़ के लिए। ठीक है। और नोट्स कैसे बनाएं, कितना इम्पोर्टेंस है नोट्स का? मेंस में नोट्स बहुत काम आते हैं। नोट्स मतलब बड़े नोट्स नहीं,
सिनॉप्सिस बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो अपन लिखते हैं ना, जब मेंस के आंसर्स लिखते हैं तो आपको नोट्स याद नहीं रहते, आपको सिनॉप्सिस ही याद आते हैं। हाँ। और अगर आपको सिनॉप्सिस आपकी आंखों के सामने दिखाई दे रहे हो तो आप बहुत जल्दी बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि आंसर लिखने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसमें आपको बहुत ख्याल आएंगे, ये वाला भी डालना है, वो वाला भी डालना है। लेकिन आपके अगर नोट्स छोटे हैं, सिनॉप्सिस हैं, तो आप बहुत अच्छा आंसर बहुत छोटी सी जगह में अच्छा लिख सकते हो। आप हमारे अभ्यर्थियों को ये भी टिप्स दीजिए कि इस प्रिपरेशन के दौरान हमें क्या करना चाहिए और किन चीज़ों को हमें एकदम नज़रअंदाज करना चाहिए। मैं पहली एक चीज़ कहूँगा, जीवन जीना चाहिए, जीवन को जीते हुए तैयारी करना हाँ, चाहिए। कभी भी ना, वो एक चीज़ होती है ना जो मैंने भी क्योंकि किया हुआ है, अपन ना सोशल लाइफ त्याग देते हैं। हाँ। सोशल लाइफ मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सोशल मीडिया, हाँ। वो तो त्याग दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। लेकिन सोशल लाइफ है कि आप अपने मित्रों से मिलिए। हाँ। आप अपने अगर रिलेशनशिप में है तो उससे भी मिलिए। हाँ। बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि ना आप अगर आपका मेंटल स्टेटस सही रहेगा ना, हाँ, स्वस्थ रहेंगे। हाँ, तो आप स्वस्थ रहेंगे, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। अगर आप बहुत प्रेशर लेके पेपर देते हैं तो वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है पेपर। हाँ। तो आप मूवी देखिए। हाँ, ऐसा नहीं कहूँगा कि एक्सेसिव मात्रा में देखिए, आप बहुत ज़्यादा देखिए, नहीं, आप टाइम टू टाइम सब करिए। अतिरेक से बचना है। हाँ। संतुलन के साथ तैयारी को आगे बढ़ाना है, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा तब आपको यार पीछे देखोगे ना, जब सिलेक्शन हो जाएगा, लगेगा यार मैंने कुछ किया ही नहीं जीवन में। आप एक नए फेज में पहुंच जाओगे तो आपको बीच का जो लगेगा ना समय कि खाली चला गया मेरा। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि भाई सब कुछ छोड़ के उसी में लग जाओ, 18 घंटे पढ़ो, 20 घंटे पढ़ो, कुछ नहीं होता। टारगेट होने चाहिए रोज के कि भाई आज मुझे ये ख़त्म कर देना है बस, फिर उसके बाद मैं कुछ भी करूँ। हाँ। उसके बाद मैं घूमूं, नहाने जाऊं, खाना खाऊं, मूवी देखूं, वेब सीरीज देखूं, कुछ भी देखूं। हाँ। लेकिन चीज़ों को ना ऑब्जर्व भी करते रहो। आप अपने रिलेशनशिप में रहो, आप अपने दोस्तों के साथ रहो, एंजॉय करो, पढ़ाई करो, इसको कभी मत छोड़ना। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साथियों, आपने सौरभ की कहानी सुनी, शून्य से शिखर तक की, संघर्ष से सफलता तक की। उम्मीद है इस कहानी से आपको एक नई ऊर्जा मिलेगी, एक नया मोटिवेशन मिलेगा और आप भी अपनी संयम और धैर्य के साथ तैयारी को जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। भविष्य की शुभकामनाओं के लिए डायरेक्टर राहुल पटेल सर आपका एक प्रति भेंट करेंगे आपको।